तो आज हम लोग जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं वो तुम लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। वो है नेक्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये तुम लोग को पता होगा, यस और नो? पता है? यस सर। ठीक है, ये Yes, बहुत sir. इजी है। अब इसका तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले हम थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पहले a को b से मल्टीप्लाई करा गया, फिर ये प्लस साइन, फिर a को c से मल्टीप्लाई करा गया। ये हम लोग लिखते हैं। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करें तो इसको एक नंबर समझ। तो अब अगर a प्लस बी को पहले a से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी, मतलब हम आर एच इसको कैलकुलेट करें तो a प्लस बी को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, फिर माइनस साइन, फिर a प्लस बी को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी ए माइनस, फिर b को a से करेंगे माइनस, पहले अलग रहने देते हैं तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर माइनस को हटाएंगे तो माइनस अगर हटेगा तो सबका साइन बदल जाएगा, तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। और ए बी और बी एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल होगा, इट मींस दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं। हम लोग यहाँ पे इसी को ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं, और जो अभी हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के बेसिस पे ये आइडेंटिटीज, उसको सबसे पहले श्रीधराचार्य ने बताया और श्रीधराचार्य ने इस आइडेंटिटी का यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ अलग तरीके से किया था, किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो कैसे किया था, सबसे पहले हम इस आइडेंटिटीज को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा देखो, ये हमारे पास ये स्क्वायर है जिसमें हम ये ले रहे हैं साइड लेंथ ए, ठीक है, और इधर की साइड लेंथ ए। समझते जाए हम कैसे इस आइडेंटिटीज तक पहुंचते हैं डायग्राम के बेसिस। तो हमने एक स्क्वायर सेलेक्ट करा जिसके लिए ये साइड ए है, ये भी ए रहेगा, ऑफ कोर्स स्क्वायर है तो चारों साइड का लेंथ सेम होता है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से a में से एक पार्ट b को सेलेक्ट करते हैं, b को काट रहे हैं ताकि a माइनस बी तभी हो जाए होगा जब a में से कुछ लेंथ को कट कर दिया। तो इस a में से इस b लेंथ को कट करा दिया। जब a में से b लेंथ को कट करा गया, ऐसे केस में ये लेंथ a माइनस बी हो जाएगी, और a माइनस बी और b मिलकर के कंप्लीट a के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास मिला। क्यों कर रहे हैं, पहले मेरे साथ बने रहो, तुमको पता चलेगा। तो a माइनस बी ये है, और फिर उसके बाद ये लेंथ हमने 20 में कट करा है, टोटल लेंथ a है। अब आते हैं आगे, ध्यान रखना a प्लस बी पार्ट। तो a प्लस बी पार्ट क्या है वो जानने के लिए ध्यान से देखना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिखो ताकि हम वहां पर दिखा सके उस चीज। ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को राइट साइड भेज दो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम क्या करते हैं, इस साइड अनदर एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं, समझ। अब ये जो स्क्वायर है, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, एक रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे हैं जिसका ये लेंथ b है, तो ये टोटल लेंथ a प्लस बी हो जाएगा। अब ये वाला लेंथ b है, ये वाला लेंथ b है, और ये वाला जो है वो a प्लस सॉरी a माइनस बी, ये वाला। ठीक, तो अब इस केस में इसका एरिया और इसका एरिया ध्यान से समझो। इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, b इंटू ए माइनस बी, b इंटू ए माइनस बी। अब तुम इसका एरिया अगर देखो तो इसका एरिया तुमको दिख रहा होगा ए बी, क्योंकि ये b है और ये पूरा लेंथ a है।
तो अगर ये वाला a है तो डिफरेंट है ये वाला ab है, इट मींस डिफरेंट है, इसको अगर लिखो तो दिस इज ab माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को ब्रेक। तो इस रेक्टेंगल का एरिया ab माइनस बी स्क्वायर, इस रेक्टेंगल का एरिया ab है, इट मींस डिफरेंट है। यहां से अगर हम एक स्क्वायर ये वाला कट करें, जिसका कि ये तो लेंथ b है ही और ये वाला पार्ट भी b रहे, तो अब ये जो पूरा था वो ab था, तो अब इसमें से हमने b को कट कर दिया तो a माइनस बी स्क्वायर हो गया और ये वाला b स्क्वायर हो गया। तो अब जो तुमको ab माइनस बी स्क्वायर ये वाला पोर्शन दिख रहा है वो सेम टू सेम इस पोर्शन के एरिया के इक्वल। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहो, सब क्लियर होगा। तो अब ये दोनों पोर्शन का एरिया सेम है, ab माइनस बी स्क्वायर, ab माइनस बी स्क्वायर, b और b स्क्वायर। ये तुमको दिख रहा होगा a में से हमने b कट करा है, a माइनस बी, ये टोटल a है और ये b साइड का है। तो इस डायग्राम में कौन सा शेप कैसा है, स्क्वायर रेक्टेंगल, और किसका एरिया कितना है, तुम आई थिंक समझ पाए होगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। अब आते हैं ये डायग्राम इस आइडेंटिटी से कैसे मैच करता है। तो अब हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखते जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल, तो ए स्क्वायर कौन सा एरिया है, तो ए स्क्वायर तुमको दिख रहा होगा ये कंप्लीट एरिया, ठीक। तो इस कंप्लीट एरिया, ध्यान से समझना, इस कंप्लीट एरिया को पता करना है ये वाला को छोड़ करके, ये जो इधर दिख रहा है रेक्टेंगल, इसको छोड़ करके ए स्क्वायर इसी का एरिया पता करना। तो अगर इसका एरिया पता करना है तो वो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इसके एरिया के इस एरिया को घुमा करके इधर लेके चले जाते, इसको छोड़ रहने दो, क्योंकि ये भी एरिया, ये वाला भी एरिया, ये वाला ध्यान रखना है, ये भी हमारे ए स्क्वायर एरिया में इंक्लूडेड है। अब इस एरिया को पता करने के लिए इसको यहां तक हम अगर बात करें तो यहां तक केवल ये वाला पोर्शन, इसको उठा करके इधर लेके चले, तो जब इसको उठा करके इधर लेके चले जाए तो डिफरेंट है, अब हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, समझना, क्योंकि ये दोनों का एरिया सेम, तो अब इसको उठा करके इधर लेके चले, तो जब इसको उठा करके इधर लेके चले गए तो इस रेक्टेंगल के एरिया में हम ये वाला छोटा वाला स्क्वायर का एरिया ऐड कर दें तो कंप्लीट बड़ा ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तुम समझ पा रहे हो, यस और नो? यस सर। समझना, पता क्या करना था हमको, a इंटू ए, ये वाला साइड में, ये हमको इधर वाला पता नहीं करना, ठीक। तो अब हम इसी एरिया को पता करने के लिए, ये जो तुमको दिख रहा है ये पूरा एरिया हमको पता करना, तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को उठा करके इधर रखते, तो जब इस वाले पोर्शन को उठा करके इधर रखें फिर भी ये बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर रखें तो इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसमें ये वाला एरिया ऐड कर देंगे तो पूरा ए स्क्वायर एरिया मिल जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे तुम लोग? यस सर। यस सर। ए स्क्वायर कभी भी समझने में प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉन्फिडेंस को देख करके, चेहरे को देख करके ये मत सोचना कि ना भी समझ आए तो यस बोल देना, नो बोलना, हम फिर से बताएंगे उसको, अभी के अभी क्लियर हो तो बढ़िया है। तो ए स्क्वायर, आई थिंक ये क्लियर, आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला रेक्टेंगल का एरिया लिख दें, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ये। अब ये वाला अभी बचा रह गया है तो इसमें प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दें, अब इसको वापस तो बी स्क्वायर को इधर ले आओगे तो वापस से ये आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली भी हम इस आइडेंटिटीज को समझ सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस आइडेंटिटीज को भी हमने ज्योमेट्रिकली समझा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, या ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो गया, तो ये भी आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। अब श्रीधराचार्य ने, श्रीधराचार्य, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले दिए, ठीक है, धीरे धीरे आगे की क्लासेस में जाना। तो श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले का यूज पहले किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए किया, तो अब ये कैसे किया तो ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले का यूज, आइडेंटिटी जो मिला, इसका यूज श्रीधराचार्य ने नंबर के स्क्वायर कैलकुलेशन में किया। कैसे? तो सपोज
हमको 35 का स्क्वायर कैलकुलेट, तो ए के बदले तुम 35 एज्यूम करो, और जो बी वैल्यू है ऐसा वैल्यू बी का लेना जो कैलकुलेट करना तुम्हारे लिए आसान, मतलब 35 के साथ बी प्लस और माइनस हो करके समझना, ए का वैल्यू 35 है तो बी का वैल्यू 35 के साथ ऐसा चूज करो जो 35 से माइनस और प्लस होने के बाद ऐसा नंबर देता है जिसका कि कैलकुलेशन आसान हो, मल्टीप्लिकेशन आसान। तो 35 में के साथ हम कौन सा ऐसा नंबर प्लस भी करें और माइनस भी करें ताकि नंबर में कुछ जीरोस का नंबर ज्यादा है। तो 35 में 5 माइनस करें तो 30 आता है, 5 प्लस करें तो 40 आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू ऑफ पी है वो 5 एज्यूम करें। यहां से समझना मेरे साथ, अभी देखना कि 5 सेलेक्ट करने का फायदा क्या है, 5 ना सेलेक्ट करने का नुकसान क्या है, ठीक है, इसके बारे में। तो अब हमने यहाँ पे बी का वैल्यू 5 चूज कर, ठीक, तो 5 चूज करने का फायदा, तो 35 हमने ए का वैल्यू चूज किया है, तो 35 प्लस बी अभी 5 ले, 35 प्लस 5, 35 माइनस 5 प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हमने 5 चूज करा है तो 5 स्क्वायर। अब इसको देखो, 35 प्लस 5 इज 40, 35 माइनस 5 इज 30 प्लस 5 स्क्वायर 25, इट मींस दिस वन 40 into 30 is 1200, 1200 plus 25 is 1225। ये मिल गया जल्दी से, आसानी से मिल जाता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज, इसी आइडेंटिटीज का यूज श्रीधराचार्य ने स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए किया। अब एक और स्क्वायर देखते हैं, फिर तुमको बताते हैं कि आखिर 5 ना अगर सेलेक्ट करें तो क्या प्रॉब्लम देखने को। तो अब सपोज 45 का स्क्वायर फाइंड, तो अब 45 प्लस 5 और माइनस 5, प्लस 5 50 देगा, माइनस 5 40 देगा। तो अगेन यहाँ पे बी का वैल्यू हम 5 सेलेक्ट करने की तरफ सोचते हैं। तो 45 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो दैट इज 45 प्लस 5 into 45 minus 5 plus b square. Now we have selected b is equal to 5. It means b square to 5 square. So now 45 plus 5, इसको देखो, 45 plus 5 is 50 and 45 minus 5 is 40. So 50 into 40 plus 25. So again this is 2000 plus 25, 2025, 45 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम 55 का भी स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो अगेन 55 plus 5 into 55 minus 5 into again 5 square plus 5 square। तो यहां से हम देख सकते हैं 55 plus 5 60 into 55 minus 5 50 plus 5 square 25, तो that is 3025। यहां से देख सकते हैं। तो तुम देख रहे होगे कि इस आइडेंटिटीज का यूज श्रीधराचार्य ने कैसे किया। और याद करो कुछ दिन पहले हम तुमको उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का टेक्निक सिखा रहे थे जिसके लास्ट में 5 हो। तो तुमको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न में क्या कि अगर 55 का स्क्वायर है तो देखो लास्ट में 25 है और इस 5 का जो हमने यहाँ पे b सेलेक्ट करा, मतलब ये लास्ट इस वाले डिजिट का 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो तो 5 into 6 30 हो गया। फिर उसके बाद ये देखो 45 का स्क्वायर करना है तो अगेन लास्ट में 25 है और इस 4 का 1 इंक्रीज करके 5 से मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 20 आ गया। फिर यहाँ पे 35 का स्क्वायर है तो ये देखो लास्ट में 25 होना ही होना है और ये 3 से 1 इंक्रीज करके 4, उससे मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12। तो ये तो लास्ट वाले 5 का नंबर का स्क्वायर है। तो क्या केवल इन्हीं में इसका यूज कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, हम और ही दूसरे जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी समझना कि इस आइडेंटिटीज का स्क्वायर फाइंड करने में यूज है, तो क्या केवल लास्ट में 5 रहेगा तभी ये काम आएगा, तो हम और भी दूसरे का यूज कर सकते हैं। लेकिन टेक्निक जब लेंदी हो जाए तो वो टेक्निक नहीं होता, इससे अच्छा मल्टीप्लिकेशन ही करते। तो अभी हम तुमको ये बताने जा रहे हैं कि b का वैल्यू हमने जो यहाँ पे 5 सेलेक्ट करा है, 5 के अलावा अगर कुछ और चूज करें तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो अभी यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत डिस्कशन में? नो सर। नो सर। ठीक है, अब अगर इसको तुमको कुछ लिखना चाहते हो लिख लो, इसमें कुछ ये तो समझ जाओगे, डायग्राम ऑलरेडी अगर ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, इसमें एक आधा दो एग्जांपल लिख लो और अब हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कि 5 ना सेलेक्ट करने का डिसएडवांटेज क्या है। उसके अलावा लास्ट में 5 ना हो तो 35 के अलावा जैसे मान लो 41 उसका स्क्वायर फाइंड करना है, 42 है उसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या इस फॉर्मूले से करा जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पहले लिख लो जो थोड़ा बहुत तुमको नोट करना।
सर हो गया। अब हमारे पास जो आइडेंटिटीज मिला वो क्या मिला इससे, जिसका हम यूज सीख रहे हैं अभी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये अब मान लो अभी हम 35 का स्क्वायर और उसमें हमने 35 प्लस 5, 35 माइनस 5 माइनस 5 स्क्वायर, सॉरी प्लस 5 स्क्वायर। इसमें ये जो वैल्यू है 35, तो तुमको राइट साइड में दिख रहा होगा कि चलो इधर 35 है तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने जो 5 है वो खुद से चूज करा है। और चूज करने का टेक्निक क्या था कि ऐसा वैल्यू लो ताकि 35 प्लस 5 और 35 माइनस 5 में जो नंबर दे वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान हो। 35 प्लस 5 से जो नंबर मिलेगा और 35 माइनस 5 से जो नंबर मिलेगा, बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि ऐसा नंबर मिले जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना आसान हो, इजिली मल्टीप्लाई कर सके, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन अलग से ना करना पड़े। तो हम ऐसा बी का वैल्यू चूज करते हैं। तो उसके लिए हमको 5 मिला, क्योंकि दोनों को 40 और 30 मल्टीप्लाई करना कहीं ना कहीं आसान कर देता है 1200। लेकिन 5 अगर हम चूज नहीं करते हैं, सपोज ये बी का वैल्यू 5 ना हो, तो क्या स्क्वायर नहीं फाइंड कर सकते? तो अब देखो अदर वैल्यू ऑफ बी, तो अदर वैल्यू ऑफ बी के लिए अब 35 का स्क्वायर, तो 35 प्लस मान लो कोई बोले सर हम 6 ले, ठीक, कोई बोले 7 ले, कोई बोलेगा 4 लेंगे, कोई बोलेगा 3 लेंगे, सबके बारे में सोच सकते हो। तो रैंडम हम यहाँ पे 3 प्लस 6 सेलेक्ट करें। ये 5 ना सेलेक्ट करें तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है? तो 35 इंटू 6, अब 35 प्लस 6, 35 माइनस 6, अब यहाँ पे प्लस 6 स्क्वायर करेंगे। तो अब यहां से सोचो ये जो नंबर मिलेगा ये 41 और फिर ये मिलेगा 35 माइनस 6 दैट इज 29 प्लस 36। अब बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर के 36 में ऐड करेंगे, तब 35 स्क्वायर मिलेगा। तो जब ये दोनों हम पढ़ रहे हैं टेक्निक, ट्रिक स्क्वायर फाइंड करने का, और जब ये काम करना ही है तो इससे अच्छा है तुम इसी को क्यों ना मल्टीप्लाई कर लो। जब ये तुमको मल्टीप्लाई इजीली नहीं हो पाएगा तो इससे अच्छा है तुम इसी को मल्टीप्लाई कर लो। तो टेक्निक ऐसा हो जो मल्टीप्लिकेशन को आसान करे, कॉम्प्लिकेट ना करे। अब यही चीज यहाँ पे लास्ट में 0 वाला आ जाता तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता तो आसानी से करते और इसके साथ ऐड कर देते, जो वहां पे देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके 36 से ऐड करेंगे, पक्का है वापस वही आएगा 1225। करके देख लो, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9, फिर 9 और 8 17, फिर 4 2 8, 19 प्लस 30, ठीक है 9, सॉरी हाँ 2 और 36 38, 8 और 3 11 प्लस 36, तो दैट इज 12। तो ये तुमको दिख रहा होगा कि 1189 प्लस 36 1225 अभी भी आ गया। तुम 6 के बदले कुछ और ले लो तब भी आ जाएगा 1225। तो जो सिलेक्शन है बी का, वो सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो दो नंबर मिले वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो बी का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, और इसी का यूज किया था श्रीधराचार्य ने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। आई थिंक अब तुम लोग समझ पा रहे होगे सिलेक्शन ऑफ बी कैसा होना चाहिए। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अब मानते हैं कि चलो 35 नहीं है, कोई और नंबर 5 लास्ट में नहीं है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो फॉर्मूले का यूज है ना, बहुत मजेदार है। हम लोग केवल आइडेंटिटी यूज करते हैं, पढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि चलो आइडेंटिटी आ गया तो काफी है, सब क्वेश्चन में पुट करेंगे और निकाल देंगे। इनका यूज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हिस्ट्री इसका रहा है इस फॉर्मूले का बहुत इंटरेस्टिंग रहा।
तो अब उसके बारे में समझो। स्क्वायर फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य ने इसका यूज किया। अब हम आते हैं 41 का स्क्वायर। तो 41 में क्या कर सकते हैं, अब ये देखो बी का वैल्यू, तो तुमको हम क्या बोले, बी का वैल्यू ऐसा लो जो 41 के साथ ऐड होकर के सब्ट्रैक्ट होकर के उनको मल्टीप्लाई करना आसान कर दे। तो यहां पे तुम देखोगे ऐसा कोई वैल्यू सेलेक्ट करना जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर के लास्ट में 0 आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ा मुश्किल होता है 41 का स्क्वायर। तो अब इसमें सोचो कि 41 है, इसमें -1 कर ले और +1 कर ले, समझना थोड़ी देर। -1 +1, तो 41 -1 +1, तो यहां पे जो ऐड करेंगे वो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, बिकॉज बी का वैल्यू हमने 1 चूज करा है। तो 41 -1 40 दे देगा, और 41 + 1 42 दे देगा, +1। तो 40 into 42 that is 160 and 12 170, 160 plus it 168, 1680 plus 1 1681। तो अब तुम समझ पा रहे होगे कि हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का इस श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से। श्रीधराचार्य ने जो आइडेंटिटी का यूज करा उसका यूज करके हम 41 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तुम चाहो 52 का स्क्वायर फाइंड कर। अब जब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला दोनों आसान हो जाए मल्टीप्लिकेशन फार्मूला यूज करने का, ये मतलब। अब अगर ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी हो रहा है तो फिर ये आइडेंटिटीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है स्क्वायर फाइंड। इसका और भी यूज है, लेकिन स्क्वायर फाइंड करने के लिए इस आइडेंटिटी को पढ़ने का मेन एम है कि यहां से जो दो नंबर है वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये पी का वैल्यू सेलेक्ट करें, और जब ये सेलेक्ट करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा तो तुम आसानी से नंबर का स्क्वायर फाइंड करना श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सीख जाओ। क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. तो ये था हमारा आइडेंटिटीज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका यूज करके तुम लोग स्क्वायर फाइंड करना सीख गए, ठीक। अब आते हैं तुमसे एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक निकालो, उसमें एक डायग्राम ड्रॉ किया। पेज नंबर तुमको बता दें, पेज नंबर है तुम्हारा 78, न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 78। उसका डायग्राम निकालो। उसमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दो डायग्राम दिए गए, दो पैटर्न में डायग्राम दिए गए। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो पहला रो है उस रो को देखो। हम फर्स्ट रो का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये तुम्हारे सोचने के लिए दिया हुआ है कि इतना जो आइडेंटिटीज हम लोग ज्योमेट्रिकली डिस्कस कर रहे हैं, क्या उस पैटर्न को तुम समझ पाए हो? तो फर्स्ट रो में थिंक एंड लर्न में जो सेकंड वाला है उसमें दो रो में डायग्राम दिए गए। पहला रो में जो डायग्राम है एक बड़ा सा स्क्वायर जिसका साइड a प्लस बी प्लस सी है, फिर उससे एक छोटा स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर है, उसका साइड लेंथ है a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और उसके बाद जो लास्ट वाला स्क्वायर है दैट इज a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी, ये। फिर उसके बाद नीचे का आता है सेकंड रो में जो डायग्राम दिया गया। सेकंड रो में जो डायग्राम है उसमें फर्स्ट स्क्वायर का साइड लेंथ है 2a, सेकंड वाले स्क्वायर का साइड लेंथ है 2b, और जो थर्ड वाला स्क्वायर है उसका साइड लेंथ है 2c, ठीक। अब यहां पे ध्यान से देखना, उस डायग्राम में अलग अलग कलर का कुछ डायग्राम होता है, ठीक। यहां पे इस शेप में रेड कलर से तुमको दिख रहा होगा, दिस इज रेड, हम नाम लिख दे रहे हैं, दिस इज रेड, ठीक। यहां पे 2c लेंथ का एक है तो दैट इज 2c, और फिर यहां पे है दैट इज 2b, ये वाला लेंथ 2b, ठीक है। ये वाला व्हाइट है, 2c लेंथ का जो ये है ये व्हाइट है,
दिस इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, फिर ये भी रेड इन कलर, और फिर ये ग्रीन, ये तुमको दिख रहा हो, फिर ये येलो है, ये ब्लू है, और ये पर्पल, ठीक। फिर ये जो तुमको दिख रहा होगा इसमें जो पैटर्न वो देखो, ये तुमको दिख रहा होगा यहां, ठीक, ऐसा। ये जो पैटर्न है वो है रेड है, तुमको नोटबुक में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है, ये रेड है और ये ब्लू है। हम मेरे डिस्कशन में बस प्रेजेंट रहो, जो हम बताने की कोशिश करेंगे बस उसमें शामिल रहना है। ये जो बीच में इतना दूर है, ये वाला पर्पल, ये वाला पर्पल, ये येलो है, ठीक है, और ये ग्रीन है और ये व्हाइट है। दिस इज ग्रीन, दिस इज। अब इस डायग्राम को तुमको देखना है और ये पता लगाना है कि ये कौन से आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले बात ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में जो डायग्राम यूज है इस शेप में एक रेड कलर का है, तो देखो ये वाला यहां पे है, तो उसी शेप का सेम यहां पे, शेप समझना, जो जो यहां पे है फर्स्ट रो में सबका सब नीचे में, तो रेड यहां पे है, ये वाला यहां, फिर एक रेड यहां पे है, वही सेप रेड यहां पे साइज सेम नहीं दिख रहा है, तो बुक में देखोगे साइज सेम दिखेगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये वाला यहां पे है, ये वाला यहां पे, फिर देखना, फिर उसके बाद व्हाइट, तो व्हाइट उसी वाला यहां पे है और ये यहां पे, फिर ग्रीन टू बी लेंथ का, तो ग्रीन टू बी लेंथ का, फिर ये यहां पे है, ये यहां पे है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद येलो, तो येलो वाला पोर्शन ये यहां पे है, ये यहां पे, ठीक। अब ब्लू और पर्पल, तो ब्लू और पर्पल में ये वाला ब्लू यहां पे है और ये वाला ब्लू यहां पे, और पर्पल वाला यहां पे है, ये वाला, क्योंकि यहां पे दिख रहा होगा ये पोर्शन एक्स्ट्रा है कुछ, तो उसी को यहां पे ये समझ लो पर्पल। तो अब तुम देख रहे हो कि यहां पे जो ये चार तुमको दिख रहा है, सेम टू सेम वही ब्लॉक्स नीचे वाले में यूज करेगा। तो अब अगर इन सब का a प्लस बी प्लस साइड का स्क्वायर है, तो फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पता करो, फिर इनका स्क्वायर पता करो, तो दैट इज प्लस a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, प्लस फिर इसमें a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो फिर यहां से जो दिखता है वो क्या आएगा इन सब से, तो दैट इज इसका एरिया, तो 2a होल स्क्वायर, प्लस इसका एरिया 2b होल स्क्वायर, प्लस इस फिगर का एरिया 2c होल स्क्वायर। तो अब ये तुम्हारा काम है कि यहां से जो एरियाज मिले उन सब का समेशन इस क्वांटिटी, इट मींस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर के इक्वल आता है या नहीं आता, मैथमेटिकल। डायग्राम सेम है तो ऑफ कोर्स ये तुमको दिख रहा होगा, लेकिन तुम ये कैलकुलेट करके देखो कि इसका वैल्यू इससे मैच करता है कि नहीं, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो? तुम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो a प्लस बी प्लस सी होल Yes. स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ठीक है, तो ये Yes. कैलकुलेट करो, तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, तुम ये वैल्यू कैलकुलेट करो और ये देखो इसका वैल्यू इससे मैच करता है या नहीं, ठीक है, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करें।
कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम को बता दो। ये देख लेना 4a² प्लस 4b² प्लस 4c², इसका वैल्यू आता है। Yes, sir. Same है. आ गया? Yes, sir. बढ़िया। Yes, sir. तो ये आइडेंटिटी तुमको मिल गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको थोड़ा याद रखने का टेक्निक देखो, तुमको दिख रहा होगा जिस असेंबली में 4a² प्लस 4b² प्लस 4c², तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे तीनों का साइन सेम, ऑल साइन सेम, ऑल साइन सेम। तो ऑल साइन सेम, तीनों को पॉजिटिव रखो तीनों को नेगेटिव रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर खत्म ही हो जाए, माइनस खत्म ही हो जाए। तो ऑल साइन सेम। यहाँ पे सी का साइन क्या है? नेगेटिव, सी नेगेटिव, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है? बी नेगेटिव, और यहाँ पे ए नेगेटिव है। तो बोलोगे सर ए कहाँ नेगेटिव है? बी और सी दोनों नेगेटिव है। तो बी और सी दोनों नेगेटिव है, सोचो ऐसा लिखा हुआ है वोटर, हम उसमें लिख रहे हैं कि ये नेगेटिव। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अंदर में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएंगे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ही लिखेगा। तो माइनस फर्स्ट टर्म के लिखने के साथ थोड़ा सा लोग इसको लिखना प्रेफर नहीं करते, फर्स्ट नंबर के साथ ही माइनस, तो उसको जस्ट हटाने के लिए उसने इसके बदले इसको लिख दिया है। अदरवाइज ये और ये दोनों सेम, ये और ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब इसमें ए नेगेटिव है, मतलब एक में सब साइन नेगेटिव या सब साइन पॉजिटिव, फिर बाकी सब में एक को नेगेटिव कर दो। तीन क्वांटिटी है तो एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, बाकी सबको पॉजिटिव रखते जाओ। उन सबके स्क्वायर को ऐड करोगे तो 4a² plus 4b² plus 4c² it means 2a whole square plus 2b whole square plus 2c whole square। क्लियर बात? Yes, sir. याद रखने का ये टेक्निक तुमको करना चाहिए। अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ते समय एक टॉपिक डिस्कस किए होंगे, फैक्टराइजेशन। उस फैक्टराइजेशन को अब ज्योमेट्रिकली भी ट्रीट करना है और कैलकुलेशन के बेसिस पे, जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने वहां पे सीखा, तो उसको ज्योमेट्रिकली भी ट्रीट करना है। और जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक टर्म का फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा याद दिला, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, उसी को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे नया क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। हो सकता है a का वैल्यू 1 हो, तो हो सकता है a का वैल्यू 1 हो, ऐसा भी मिलता है, लेकिन ये जनरल एक्सप्रेशन। तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के बाद पक्का यहां पे और यहां पे दोनों एक लीनियर टर्म मिलता है। दिस इज लीनियर 1
एंड दिस इज लीनियर। तो अभी हम क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन सीखेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला टेक्निक भी और ज्योमेट्रिकली भी सीखेंगे। तो अभी हम ज्योमेट्रिकली क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकली। तो उसके लिए हम एक सिंपल क्वाड्रेटिक सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम अगर एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली समझो तो उसमें एक टॉपिक लिखा है, नाम पढ़ना, फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक टाइप्स, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक यूजिंग अलजेब्रिक टाइप्स, इसको हम लिख रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक यूजिंग अलजेब्रिक टाइप्स। इसका मतलब क्या है उसको समझ पाओ। ठीक, ये क्या है अलजेब्रिक टाइप्स? देखना, ये मेरा एम है यहां तक पहुंचना। अलजेब्रिक टाइल्स का यूज करते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक टाइल्स, उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अब हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 यूजिंग अलजेब्रिक टाइल्स। ठीक, कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो एम बैक ऑफ द माइंड जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसको फैक्टराइज करना है दो लीनियर के प्रोडक्ट, जिसमें एक को L1 रखें तो दूसरा L2। तो अब इस लीनियर और इस लीनियर का लेंथ कंसीडर कर दो और इस लीनियर का ब्रेड्थ कंसीडर कर दो, और ऐसा ही एक रेक्टेंगल। तो तुम बोलोगे ना तो ये पता है और ना तो ये पता है, तो मेरा जो भी काम होगा ये L1 और L2 तक पहुंचने का यहां से होगा। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 से। तो अब फैक्टराइज करना है, तो शुरुआत में जो हम तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसको भी यूज करेंगे और इसका कनेक्शन इसके साथ समझना। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, L1 और L2 पता करना होता है, तो जो भी L1 मतलब लीनियर 1 और लीनियर 2 पता करना होता है, तो लीनियर 1 और लीनियर 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर के ये पक्का मिलेगा। तो एक ऐसा रेक्टेंगल इमेजिन करो जिसका कि लेंथ लीनियर 1 के इक्वल है और उसका ब्रेड्थ लीनियर 2 के इक्वल। अगर हम ऐसा कर पाते तो उस रेक्टेंगल का लेंथ पहला लीनियर और रेक्टेंगल का ब्रेड्थ दूसरा लीनियर आपको मिल जाएगा। तो अब ऐसा रेक्टेंगल सेलेक्ट करना जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर के ये मिल जाए, कैसे करेंगे? एक अलजेब्रिक टाइप्स का यूज करना। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। यहां पे x स्क्वायर है, तो पहले फर्स्ट टर्म को देखो और x साइड लेंथ का स्क्वायर सेलेक्ट करो। हमने x साइड लेंथ का स्क्वायर सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहां पे जो टर्म है 7x, अब उस 7x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो। मतलब 7x का मतलब तुम समझ पा रहे होंगे कि ये ऐसे रेक्टेंगल का एरिया होगा जिसका लेंथ 7 है तो ब्रेड्थ x होगा, जिसका लेंथ 7 है तो ब्रेड्थ x होगा। या फिर ऐसे छोटे छोटे 7 रेक्टेंगल जिसका कि समझना अच्छे से, ऐसे छोटे छोटे 7 रेक्टेंगल्स जिसमें सबका लेंथ x है और उसका ब्रेड्थ 1, तो इसका एरिया x इंटू 1x, इसका एरिया x, इसका एरिया x, इसका एरिया x, इसका एरिया x, इसका। तो इन सबका एरिया x x x 7 रेक्टेंगल्स हैं, तो सबका x, तो 7 रेक्टेंगल का 7x। तो अब ऐसे ही रेक्टेंगल के बारे में सोचना है, तो अब इन रेक्टेंगल्स को ऐसे दो पार्ट में बांटना है, टोटल 7 रेक्टेंगल को, जिसमें
एक्स तो इधर भी और इधर भी है, तो कुछ रेक्टेंगल्स इधर भी लगाने हैं और कुछ रेक्टेंगल्स इधर भी लगाने, ठीक, 1 1 यूनिट का, 1 1 लेंथ। तो अब 1 1 यूनिट का रेक्टेंगल इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है, लेकिन टोटल कितना रेक्टेंगल लगाना है? 7 रेक्टेंगल लगाने हैं। टोटल कितने रेक्टेंगल लगाने हैं? 7 रेक्टेंगल लगाने हैं। तो अगर 7 रेक्टेंगल लगाना है तो ये दोनों इधर और इधर, इधर 5 भी रख सकते हैं, इधर 2 भी रख सकते हैं, इधर 1 भी रख सकते हैं, इधर 6 भी रख सकते हैं, इधर 3 भी रख सकते हैं, इधर 4 भी रख सकते हैं, इधर 3 रख सकते हैं, इधर 4 रख सकते हैं। तो अब यही ध्यान रखना है कि जब हमने पहले इसको देख करके ये चूज करा एक्स स्क्वायर का, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर एरिया का एक स्क्वायर सेलेक्ट किया, तो अब रेक्टेंगल्स को अरेंज करना इधर और इधर। अब रेक्टेंगल को अरेंज करते समय अगर तुम इसको कंप्लीट करो, सोचो हमने इधर 2 और 2 ही लिया, लेकिन 2 और 2 क्यों लेंगे जब हमको टोटल 7 चाहिए? तो मान लो रैंडम हमने इधर 5 लिया, तो हमने इधर 5 ले लिया और इधर 2 लिया, तो 5 लिया 2 लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस सबका एरिया एक्स 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 एक्स, इधर 5 और इसका, तो 5 और 2 7x, ये भी पूरा गया। तो अब 12 चाहिए, तो 12, तो इसका मतलब यहां पे देखो क्या ये 12 स्क्वायर, ये देखो इधर से 1 और इधर से 1, तो इसका एरिया 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो टोटल ये 10 ही पूरा हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पे तो 12 आना चाहिए था, अगर 12 बन जाता तो मेरा सिलेक्शन पूरा हो जाता। तो अब जो हमने अरेंज किया है इधर 2 और इधर 5, पक्का है कि वो सिलेक्शन सही है। तो अब इधर 6 इधर 1 क्या रखेंगे? तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इधर जितना रेक्टेंगल रखेंगे छोटे छोटे 1 यूनिट वाले, समझना अच्छे से, और इधर जितना रेक्टेंगल रखेंगे छोटे छोटे 1 यूनिट वाले, इन यहां पे अगर 5 रखे और यहां पे 2 रखे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वही टोटल स्क्वायर यहां पे 1 यूनिट का मिलता है, जो 10 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर 12 नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए छोटे छोटे, तो यहां पे जो रेक्टेंगल है और यहां पे जो रेक्टेंगल है, उन दोनों के प्रोडक्ट को इट मींस 12 से इक्वल होना पड़ेगा। तो इधर और इधर उतने ही रेक्टेंगल को चूज करना होगा ताकि उन दोनों नंबर ऑफ रेक्टेंगल का प्रोडक्ट 12 के इक्वल आ जाए। इसका मतलब कि टोटल 7 रेक्टेंगल को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और ऐसा ब्रेक करना है ताकि उन 2 पार्ट में जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल मिलते हैं उनका समेशन यहां पे प्रेजेंट नंबर के इक्वल हो जाए। क्लियर बात? यस सर। क्लियर है? तो अब Yes, तुम्हारे sir. दिमाग में आ रहा होगा कि इधर कितना और इधर कितना। अब हम तुमसे सुनना चाहते हैं, बता दो इधर कितने रेक्टेंगल और इधर कितने, बता दो। सर इधर कितने और इधर कितने? 7 रेक्टेंगल है टोटल, इधर कितने डालें इधर कितने डालें ताकि वो दोनों रेक्टेंगल के का प्रोडक्ट इस नंबर के इक्वल हो जाए? बताओ। अभी यहाँ पे 10 ही, टोटल 12 हमको पूरा होने चाहिए। इधर कितना डालें और इधर कितना डालें? बोलो बोलो, कितना रेक्टेंगल होगा? 7 रेक्टेंगल में इधर कितना रेक्टेंगल डालें और इधर कितना रेक्टेंगल, इधर कितना डालेंगे और इधर जितना डालेंगे उन सबका प्रोडक्ट 12 आ जाना चाहिए। इधर 2 था और इधर 5 था, तो 10 यहाँ पे छोटे छोटे नहीं है, तो 10 तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो 12 चाहिए था। इसका मतलब इधर कुछ चेंज करना होगा, इधर कुछ चेंज करना होगा, तो इधर कितना रेक्टेंगल सेलेक्ट करना होगा, कितना रेक्टेंगल सेलेक्ट करना होगा ताकि यहाँ पे 12 स्क्वायर करना। तो डेफिनेट है 12 स्क्वायर बनने के लिए, बताओ। सर बोलो बोलो। 3 and 4। हाँ बढ़िया, यही है 3 and 4। अगर तुम 3 और 4 रेक्टेंगल ले, आप समझो हमने स्क्वायर लिया, एक्स साइड लिया, अब इधर हमने 3 रेक्टेंगल सेलेक्ट किए, तुम 4 भी ले सकते हो इधर, और इधर 4 रेक्टेंगल।
इधर हमने 4 रेक्टेंगल्स है, सबका लेंथ, इन सबका क्या है, ब्रेड्थ 1 है, और ये सब x है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो सबका एरिया इधर x x x x x x। तो 7 रेक्टेंगल बनाने थे जो हमने बना डाले, और अब तुम इधर कंप्लीट करो इन सबको, तो तुमको दिख रहा होगा 1 1 1 के टोटल 12 स्क्वायर बनते हैं। तो अब इन सब को समझो, तो इधर क्या है 1 2 3 4 और ये x है, तो x + 4 ये वाला लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ हो गया, फिर ये x + 3 पूरा लेंथ हो गया, x + 1 + 1 + 1 इट मींस 1 3 टाइम्स है, तो x + 3, तो x + 3 * x + 4 क्या आ रहा है, इसका एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया x + 3 * x + 4। तो जो लीनियर 1 है, एक ऐसा रेक्टेंगल हमने चूज कर लिया जिसका की लेंथ x + 4 है और ब्रेड्थ x + 3 है। अब उन दोनों का प्रोडक्ट करो तो जो एरिया है वो कंप्लीट इसके इक्वल आ जाना चाहिए, तो देखो आ रहा है x² प्लस ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो x is added 7 times, it means 7x ये आ गया। फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर यूनिट के 12 स्क्वायर है, तो यहां से इन सब का एरिया आ गया 12। तो अब यही एग्जैक्टली जो कहा गया यूजिंग अलजेब्रिक टाइप्स, इसको फैक्टराइज करने के लिए, तो वो हमने कर डाला। समझ पा रहे हो, क्लियर है ये बात? यस सर। और ये चीजें तुमको कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कनेक्ट करेगा, तो अब आते हैं उसको इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें। ठीक, ये हम डायग्राम रखते हैं तो आप समझिए। फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन जस्ट हम दोनों का कनेक्शन भी, फैक्टराइजेशन यूजिंग splitting middle term। अब इस टर्म में देखो तुम्हारे पास मिडिल टर्म में क्या है, x² + 7x + ऐसे 12, ये वाला मिडिल टर्म। अब इसको फैक्टराइज करके हमने क्या लिखा है, x + 4 * x + 3। एनालिसिस करते हैं आ जाने। तो अब अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या आ जाता है, x² + 4 + 3 * x + 12। तो हमने यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 4 + 3 लिखा है। अब जब ये 4 + 3 लिखा, तो ये 4 + 3 दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो यहां पे नंबर लिखा हुआ है। तो इट मींस इन फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रिक टाइप्स, you have to split the middle term, you have to split the middle term such that the term obtained after splitting gives the third term in the quadratic after multiplication। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के बाद जो दो टर्म मिलता है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा थर्ड के इक्वल होना चाहिए। मतलब x को छोड़ करके जो कांस्टेंट मिलता है, उन कांस्टेंट का प्रोडक्ट यहां पे प्रेजेंट कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस केस में यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, हमेशा 1 है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक होते हैं, उन क्वाड्रेटिक के जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो ऐसा होता है, तो नेसेसरी नहीं है कि ये वाला टर्म हमेशा 1 ही, ये वाला टर्म हमेशा 1 ही हो, ये नेसेसरी है। लेकिन अगर 1 हुआ, उस केस में मिडिल वाले टर्म का ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए। लेकिन तब क्या होगा, अगर यहां पे टर्म 1 के इक्वल ना हो, a is not equal to 1, तो क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू जो हम ये काम करते हैं,
स्टिल वैलिड है, तो ऑफ कोर्स वैलिड है, लेकिन जो हम प्रोडक्ट इसके इक्वल ढूंढते हैं वो प्रोडक्ट यहां पे जो टर्म रहेगा और यहां पे जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म रहता है कांस्टेंट 1 के अलावा, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाना चाहिए। तुम बोलोगे ये क्यों, तो हम उसका भी अगले वर्जन में देखेंगे। तो अभी के लिए बस ये कॉन्सेंट्रेट करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ऐसे केस में मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है ताकि उन दोनों में जो प्रेजेंट कांस्टेंट है उनका प्रोडक्ट इस थर्ड टर्म के इक्वल हो जाए। आई थिंक क्लियर है बात तुम लोग। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कनेक्शन यूजिंग अलजेब्रिक टाइल्स में स्प्लिटिंग से समझ पा रहे होगे कि क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं इसी का रिजल्ट जो कई बार हमको डायरेक्टली यूज करने होता है। हम सब देखेंगे, अभी इसको एनालिसिस करने। अब हमारे पास जो मिला, सपोज x प्लस ए मिला और x प्लस बी, तो यहां से हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो जब भी तुम्हारे पास इस फॉर्मेट में कोई क्वाड्रेटिक, इस फॉर्मेट में कोई क्वाड्रेटिक हो, तो उस क्वाड्रेटिक में a प्लस बी का वैल्यू पता करना है। सॉरी, ए प्लस बी का वैल्यू और ए बी गिवन होता है और तुमसे ए और बी का वैल्यू पूछा जाता है। तो अब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, फैक्टराइज, इसका यूज करेंगे, देखो कैसे, कंसंट्रेट करना। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल। तो पक्का है कि अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये समथिंग कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें x प्लस ए होगा और x प्लस बी होगा, जिसमें x का कोफिशिएंट यहां भी 1 और यहां भी 1 होगा क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर। इससे पहले वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, x प्लस 4 x प्लस 3 मिला, तो x प्लस 4 में भी x का कोफिशिएंट 1, x प्लस 3 में भी x का कोफिशिएंट 1। इट मींस इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक होगा तो उस केस में हमेशा उसका फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट में दिखता है। क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम नहीं? Yes, sir. तो अब मेन इसको फैक्टराइज करना, तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए वी विल एज्यूम, it means let x square plus 6x plus a is equal to x plus a into x plus b। क्योंकि अभी के डिस्कशन से ये पता चला कि इस फॉर्मेट में जो भी क्वाड्रेटिक होगा उसका फैक्टराइजेशन के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, x plus a into x plus b। अब मेन एम है कि a और b का वैल्यू पता करना। आवर मेन एम इज टू फाइंड a and b। ए और बी मिल जाएगा तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसी को कंप्लीट लिखते हैं। तो नाउ रीराइट दिस कंप्लीट आइडेंटिटीज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट यहां पे हमने लिख डाला है, तो उसी को लिखो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 8। तो अब तुम इन दोनों को देखो तो तुमको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर भी एक क्वाड्रेटिक इधर भी एक क्वाड्रेटिक। तो अब दोनों साइड को कंपेयर करो। मेन एम क्या है, ए और बी पता करना, तो दोनों साइड को कंपेयर करो। तो कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड। तो हमने अगर बोथ साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करा तो a प्लस बी का वैल्यू तुमको x का कोफिशिएंट यहां दिख रहा होगा 6 और इधर a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 6।
अब इधर कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म ए, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म ए बी, इट मींस ए बी का वैल्यू, सॉरी ए प्लस बी, सॉरी 6 है, माय मिस्टेक, ए प्लस बी 6 एंड ए बी का वैल्यू 8। अब एम क्या है कि ये दोनों चीजें इक्वेशन में दे रखी थी और हमको पता करना था ए और बी का वैल्यू। तो अब यही काम तुमको करना, ए प्लस बी 6 है, ए बी 8 है, ए बी पता करना है। तो अब तुम्हारा दिमाग का घोरा दोहराना है और ऐसे दो नंबर के बारे में सोचने हैं जिसको ऐड करके 6 हो जाए लेकिन उनको मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाए। और जिस टाइम ये दोनों नंबर तुम लोग सोच पाओगे, काम हो गया। ए और बी तुमको पता करना है और पता करने के लिए क्या है, उन दोनों का समेशन 6 होना चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट 8 होना चाहिए। तो ऐसा कोई दो नंबर बताओ। सर 4 and 2। 4 and 2। इसका मतलब कि दिमाग में घोड़ा दौड़ाना है और कोई काम नहीं करना, कोई और टेक्निक यूज नहीं करनी। तो इट मींस इफ वी थिंक अबाउट दैट नंबर, इफ वी थिंक अबाउट A and B, we will get A is equal to 4 and B is equal to 2। तो अब A 4 और B 2 मिला, then finally we can write x square plus 6x plus 8 is equal to x plus 4 into x plus 2। तो ये जो हमने करा है वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही करा है, लेकिन कुछ अलग वे में करा है। आई थिंक तुम लोग ये समझ पा रहे हैं। क्लियर बात? यस सर। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही करा है, अलग वे में करा है। तो तुम लोग समझिए, ठीक है? तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। हम क्वेश्चन को बदल, एक्स स्क्वायर हम माइनस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब काम करो इसी मेथड से। फर्स्ट assume this is equal to x plus a into x minus x, sorry x plus a into x plus b। aim is to find the value of a and b। तो again comparing both side, comparing coefficient on both side, write a plus b, write ab and think about two number a and b whose summation is equal to this one minus 5 and product is equal to 6। लेकिन तुम्हारा जो लिखने का प्रोसेस है कुछ इस तरह, ठीक है? करो कंप्लीट इसको। इस क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के लिए करना है, इसी प्रोसेस से करना है। इसको मिटा देंगे लेकिन बिना देखे, स्क्रीन पे बिना नजर देखे क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो इस मेथड से। सर -3 and -2। हाँ, वी विल थिंक ऑफ अ नंबर a एंड b। तो a एंड b के बारे में ये सब लिख लिया ना, प्रोसेस लिख लो एक बार कंप्लीट। बिना देखे हुए इन प्रोसेस को लिखना सीखो, क्योंकि दिमाग बहुत बड़ी है। मेरे साथ डिस्कशन में तुमको लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत आसान है। जब अभी से 1 महीने के बाद तुमको ये प्रोसेस के थ्रू करने को बोले ना, तो तुमको बस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म याद रख जाएगा और कुछ दिमाग में नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए स्क्रीन पे मस्त नजर टिकाओ और जो प्रोसेस को हम फॉलो करने बोल रहे हैं बस नजर कॉपी पे बना करके उसको करो बिना देखे। ये पूरा प्रोसेस है क्या, वो आ गया है? बताओ। यस सर। ठीक है, आ गया, बढ़िया। आगे आगे आपको तुम्हारा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऐसे क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करा जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब हम आते हैं अनदर ऑब्जर्वेशन जिसमें जो लीनियर 1 और लीनियर 2 दिख रहा है वहां पे x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और दिख रहा है। तो अभी हम सिंपल फाइंड करने बोल रहे हैं 2x plus 1 and 3x plus
2x plus 3 and 3x plus 1 का प्रोडक्ट। अब इसको हम एनालिसिस करने वाले हैं कैसे, तो ज्योमेट्रिकल, और वहां से हमको बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन दिखेगा और वहां से हम ऐसे क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ पाएंगे जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन गया। ठीक है, तो समझते हैं 2x plus 3 है 3x plus 1। ठीक, इसको ऑब्जर्व, Yes. ये 2 है और ये 3। तो 2x और 3 है, तो सबसे पहले हम एक साइड x यूनिट का 2 लेंथ सेलेक्ट करेंगे और 3x, तो एक साइड हम x यूनिट का 3 लेंथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक, कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए, x यूनिट का 3 लेंथ। अब उसके बाद 2x plus 3 है, तो जिधर हमने x यूनिट का 2 लेंथ सेलेक्ट किया है उधर हम 1 यूनिट का 3 लेंथ सेलेक्ट करें। 1 यूनिट का 3 लेंथ हमने सेलेक्ट किया। ठीक, फिर जिधर 3x है उसके साथ 1 यूनिट का 1 सेक्शन कंसीडर। तो आई थिंक ये जो पूरा लेंथ मिला ये 3x plus 1 दिख गया, और ये जो दिखा ये 2x plus 3 दिख गया। तो आई थिंक हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जिस रेक्टेंगल का लेंथ 2x plus 3 and 3x plus 1, और हमसे एग्जैक्टली इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा भी यही जा रहा है कि उस रेक्टेंगल का एरिया बता दो जिसका की लेंथ और ब्रेड्थ 2x plus 3 and 3x plus 1। समझ रहे हो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे कनेक्ट करना? क्लियर है? क्लियर है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो इट मींस वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ a rectangle, area of a rectangle whose product is equal to, sorry, not product, area of rectangle whose length and breadth, तुम लेंथ किसी को भी कंसीडर करो, ब्रेड्थ किसी को भी, ये मेंशन नहीं, ये हम जस्ट इमेजिन करते हैं। We have to find area of rectangle whose length and breadth are 2x plus 3 unit and 3x plus 1। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, जहां जहां हमने मार्किंग की है बस वहां पे लाइन ड्रॉ। ठीक है, अब सबका एरिया लिखते हैं। ये x और x का है एक्स स्क्वायर, ये x और x का है एक्स स्क्वायर, इसका भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर ये 1 ब्रेड्थ है और लेंथ x है तो इसका x, फिर ये x लेंथ है और 1 ब्रेड्थ है, ये भी x, फिर अगेन x into 1, ये भी x x x, फिर ये x और ये ब्रेड्थ 1 है तो x x x, फिर अगेन ये लेंथ x और ब्रेड्थ 1 है तो x x x, और अगेन ये लेंथ इसका सबका 1 है और ब्रेड्थ भी 1 1 1 है तो 1 1 1। तो अब सबको ऐड करो तो x square x square x square x square x square x square, you will get 6x square plus. Now x is added how many times? That is 9 and 2, that is 11x plus 1 यूनिट का 1 स्क्वायर यूनिट का 3 स्क्वायर है तो दैट इज 3। तो इसका मतलब कि 3x plus 1 into 2x plus 3, 6x square plus 11x plus 3। क्लियर बात क्या? Yes, sir. अब तुम ये समझ पाए। अब हम अगेन समझते हैं, एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं।
जनरली, तो उस पे आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। अब समझना, हम उस पे आते हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ये तुमको दिख गया। अब यहां से ये जो चीज दिखा, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, ये दिख जाने 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1। अब ये दिख जाने के बाद जस्ट हमको ऑब्जर्व करनी है कुछ चीज। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से नहीं पता करा इन दोनों का प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकली पता करा, तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो 6 है, सॉरी हमने डायग्राम को भी मिटा दिया, मैं जाना इधर, चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा नहीं लगने वाला। इधर हमने 3 यूनिट लिया था, x का 2 यूनिट, x का 2 यूनिट और 2x के साथ 3 है, तो 1 2 3 1 1। फिर x का हमने इधर 3 यूनिट लिया है, x x x और 1 यूनिट और 2। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब भी तुम लोग सेल्फ स्टडी किया करो, ये चीजें खुद से ड्रॉ किया करो, दिमाग का यूज होता है, वही सारी चीजें दिमाग में फिर से जाएंगी यूज करते हुए, तो तुम चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। ये हो गया तुम्हारा 2x प्लस 3 टोटल, और ये हो गया हमारा 3x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये आ जाता है हमारा x x, ये x x x x x x x x x 1 1। तो अब समझना, इनको ऑब्जर्व करो, तुमको यहाँ पे जो 6 दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं वो 6 कैसे दिख रहा है, तो इस साइड हमने x यूनिट के जितने भी लेंथ लिए हैं, तो x यूनिट के 2 लेंथ लिए हैं, एक यहां और एक यहां, तो 2 यूनिट लिए हैं। फिर इस साइड हमने x यूनिट के 3 लेंथ लिए हैं, 1 2 एंड 3, तो अब इधर 3 और इधर 2, तो x यूनिट के इधर 3 लेंथ और इधर 2 लेंथ, उन दोनों को मिला दो तो टोटल 6 एग्जैक्टली सिलेक्शन है। और ये जो 6 है, कहीं ना कहीं यही 2 और यही 3, इन दोनों का यहाँ प्रोडक्ट निकल के आता है। क्लियर बात? यस सर। अब उसके बाद अब जो दूसरा 11x लिया है, तो इधर 11x का मतलब समझना कैसे आया, तो इधर जो हमको दिख रहा है 3, इधर 3 यूनिट का, इधर 3 है ऐसे 1 यूनिट का 3 और इधर 1 यूनिट का है। तो अब ये देखो कॉन्सेंट्रेट करना आएगा कैसे, तो तुम इधर x यूनिट के 3 लेंथ लिए हो और इधर 1 यूनिट के 3, तो इधर वाले 3 और इधर वाले 3 मिलकर के इट मींस 9 यहां पे बना रहा है, और फिर इधर x यूनिट के 2 और इधर 1 यूनिट के 1, ये दो मिलकर के x2 यहां पे बना रहा है। तो कहने का मतलब ये 2 एग्जैक्टली ये वाला 2 इसके 1 के साथ मिलकर के x यूनिट बना रहा है, इधर वाला 2 इस 1 के साथ, तो ये वाला 2 1 के साथ मिलकर के 2 into 1 बना दिया, तो ये वाला x यूनिट का रेक्टेंगल। अब इधर वाला 3 इधर वाले 3 के साथ ये 9 बना रहा है, तो इधर वाला 3 क्या है, x वाला है, और इधर वाला 3 क्या है, यूनिट वाला। तो अब ये वाला जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 के साथ, तो ये 3 into 3। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये 2 और ये 9, इट मींस ये आ जा रहा है यही 11 जो यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर बात? कनेक्ट कर पा रहे हो? यस यस सर। सर। फिर आते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में ये वाला 3 है, तो तुमको यहाँ 3 दिख रहा होगा और ये 1 दिख रहा होगा, तो कांस्टेंट ये क्या है,
इधर हमने क्या लिया है, 1 यूनिट का लिया है, और ये वाला इधर 1 2 3, तो ये 3 और इधर 1, तो इधर 3 दिख जाएगा। इधर मान लो 2 रखता तो 2 और 3 इधर टोटल 6 दिख जाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे है। अब इसको जनरलाइज करते हैं। इट मीन सपोज हमारे पास ax प्लस b एक लीनियर टर्म है, सॉरी px प्लस a एक लीनियर टर्म है, px प्लस a, और दूसरा है qx प्लस b। इसको मल्टीप्लाई अगर करो तो क्या मिलेगा, यहां पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है वो क्या आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट p और q का प्रोडक्ट, इट मींस pq x स्क्वायर प्लस, फिर यहां पे x का जो कोफिशिएंट आता है वो क्या आता है, पहले इस p को b से मल्टीप्लाई किया गया, तो p को इट मींस इस p को यहां से, इस p को इसके कांस्टेंट से, तो इस p को इसके कांस्टेंट से, तो p इंटू b pb, उसके साथ ऐड करा गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो q इंटू a, दैट इज q a। आई थिंक ये समझ पा रहे होंगे x का कोफिशिएंट इससे कैसे मैच कर रहा है यहाँ के डायग्राम से। Yes, sir. अब अगर कांस्टेंट की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब 3 इंटू 1 ये 3 आया था जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल पे दिखाया, तो अब यहां से दिख जाएगा AB। तो आई थिंक इस तरह के लीनियर टर्म का प्रोडक्ट निकालना है तो हम यहां से वो डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं तो क्या है, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने ज्योमेट्रिकली इन चीजों को समझने की कोशिश की है। आई थिंक तुम लोग ये चीज समझ पाए। क्लियर बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमने जो कुछ भी सीखा, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन ज्योमेट्रिकली, और यहां से जो फार्मूला करेक्ट किया ये, और इससे पहले जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, जो क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन में यूज किया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ab इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a, ये हम जिसका ज्योमेट्रिकली इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा। तो आई थिंक ये समझ पाए। क्लियर बात? Yes, ठीक है, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक हमने जो डिस्कस करा। No, sir. देखो एक और बात, हम लोग जब ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं ना ज्योमेट्रिकली, तो हमारा जो लर्निंग पैटर्न रहा है पहले के क्लास में, तो उसमें देखते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अरे कैलकुलेशन दिखना चाहिए कुछ ना कुछ, तब लगता है कि मैथ पढ़, जो कि जूनियर क्लासेस के लिए बढ़िया। जब ये सारी चीजें तुमको इंक्लूड करके पढ़ने को कहा गया है, इसका मतलब पता है क्या है, कहीं ना कहीं चीजों को जो तुमको परोस करके मिलता है, उन सब को जो हम तक पहुंचा है, उनका हिस्ट्री से कैसे कनेक्शन रहा है, कैसे वो चीजें धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर के हम तक बहुत इजी वे में पहुंचा है, तुम इस थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को समझ पाओ। और जब तुम इन चीजों को समझना स्टार्ट करते हो, जैसे ज्योमेट्रिकल हमने ये सीखा, तो डेफिनेट है तुम नई चीजों को सोचने के लिए अपने दिमाग को फ्री करते हो, नई चीजें तुम सोचना शुरू कर लो, क्योंकि पहले चीजें कैसे होती थी, हम तक कैसे पहुंचा, हम तक तो बहुत आसान तरीके से पहुंचा है, तो इसलिए ये सब समझना जरूरी है। अगेन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, सब ये सारा दिमाग से निकल जाता है। अगर तुम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पता है ये थॉट प्रोसेस किसी के दिमाग में आता ही नहीं, इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में बैठ करके बच्चे जब क्वेश्चन को टिक करके अच्छा नंबर ले भी आ पाते हैं, फिर भी उनका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग नहीं बन पाता। इसलिए तुम रिसेंट रिसर्च भी देखोगे, जब आईआईटी कॉलेज में स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, तो वहां पे जो अब बच्चे जा रहे, पहले की तरह ओपन थॉट वाले जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के साथ पहुंचते थे, अब ऐसे बहुत कम पहुंच रहे, क्योंकि बना बनाया डाटा, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका उनके पास होता है और वो वहां तक पहुंच जाते हैं। थॉट प्रोसेस कई बार क्लियर ना होने की वजह से ये बच्चे वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पे जो रियली पढ़ाई करनी होती है,
आगे में जो पढ़ाई करनी होती है उनमें उनको बहुत प्रॉब्लम दी। तो इसीलिए तुम अपने माइंड को जब हायर स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई कर सको तो उसके लिए डेवलप कर सको, उसके लिए ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि शॉर्टकट तुमको मिलेगा उस पे चलते जाओ, नंबर ले आओ और खुश हो जाओ। शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल नहीं। ये सब डिस्कस कर रहे हैं तो कई बार बच्चा इसको इरिटेटिंग भी लगता है कि इसमें क्या, इसमें तो कुछ नंबर, एग्जाम में क्या आ जाएगा, अरे एग्जाम में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा के चक्कर में तुम अपना क्या नुकसान कर रहे हो समझ नहीं पा। तुम अपने सो कॉल्ड इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में एग्जाम के पीछे पड़े रहते हो। लेकिन इस लर्निंग को कभी भी मत छोड़ना जो हमने आज डिस्कस करा। ठीक है बात, मेरी बातों को समझ पा रहे हो तुम जो तुमको बोल रहे हो? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बढ़िया। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्व करने के जो तुमको क्वेश्चन मिलेगा 4.4 में वो तुम बनाओगे और खुद से बनाओगे। हम एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चन को तुम्हारे सामने लाएंगे और तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो आज के क्लास में तुमने सीखा है, तुम उस थॉट प्रोसेस को कैसे उन क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो हम तुम्हारे साथ वो डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो 4.4 तुम लोग सॉल्व करना। हम एक भी क्वेश्चन उसका सॉल्व अभी डिस्कस नहीं, तुम लोग सॉल्व करना।